student, this is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to do the revision of macroeconomics, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 की बात कर रहे हैं और इसमें रिवीजन क्रक्स की डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर आप लोग के मेन पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द सिलेबस एंड द सिलेबस कंटेन्स सम ऑफ द टॉपिक्स जैसे कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी इंट्रोडक्शन, इनकम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इक्विलिब्रियम जीडीपी, मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, ओपन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन। आप लोगों को पहले ही पता है कि मैं आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ इसके अंदर। अब बात करेंगे सिर्फ मेन एलिमेंट्स की और लेसन 1 से स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ की राइटिंग थोड़ी सी बेकार हो सकती है, रीज़न बीइंग कि ये मैंने डीयू की सोल वेबसाइट से डाउनलोड किया है और आप लोग कोई भी उसको आराम से गो थ्रू कर सकते हो इस पीडीएफ को, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की। जो इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न्ड, देख रहे हो ये वाला आप पढ़ो अच्छे से। इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एलोकेटिव डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड। हर एक हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। वो डिसीजंस बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, अदर इकोनॉमिक एजेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, सोसाइटी में ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं और सोसाइटी खुद हो सकती है। तो जो भी इस तरीके के डिसीजंस होते हैं इकोनॉमिक के अंदर, वो डिसीजंस इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो लेता है, फर्म लेता है, वो इर्द गिर्द घूमती है इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया गया है अल्फ्रेड मार्शल ने, देखो ये इम्पॉर्टेंट है। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं जब हम स्टडी करते हैं मैनकाइंड की, ह्यूमन के बिहेवियर की, बिजनेस लाइफ की, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एक्शन which is more closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being। जब हम लोगों की भलाई की बात करते हैं और लोगों से जुड़े बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं मैनकाइंड से, तो उसको इकोनॉमिक्स में इन्होंने कंसिडर किया गया है। इकोनॉमिक्स में आप वेल्थ ऑफ द नेशन की भी बात कर सकते हो, प्रॉफिट मोटिव की भी बात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। हमने 2 कैटेगरी पढ़ी थी, डिफरेंस पढ़ा था, एक माइक्रो होता है और एक क्या होता है, मैक्रो होता है। तो मैक्रो और माइक्रो के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग देख सकते हो कोई माइक्रो जो होती है वो स्टडी होती है एक छोटे लेवल पे, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है इसमें हम पूरी एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। तो ये चार्ट समझो, ये चार्ट क्या कह रहा है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से प्रोडक्ट प्राइसिंग बता रहा है, फैक्टर प्राइसिंग बता रहा है, वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। जब हम प्रोडक्ट प्राइस की बात करते हैं ना, तो हम 2 की बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे है। और जब हम बात करते हैं वेलफेयर की, तो वेजेस, रेंट, वेलफेयर की नहीं, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन सब की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर स्कोप की बात करो, तो ये वर्ड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया था, ये किसने दिया था, रैगनर फ्रिस ने दिया था 1933 में। इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमी को होल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हमने आगे स्टडी की, तो इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, देखो आप लोग अच्छे से समझो कि यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ द इनकम एट अ होल लेवल, ठीक है। ओनली मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे आप लाइन देख सकते हो कि ये बोल रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी नॉट ओनली द नेचर एंड वेरिएबल ऑफ बिहेवियर ऑफ द अबव वेरिएबल, सिर्फ नेचर की बात नहीं करते, लेकिन हम उसके रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ी पिक्चर है जो कि आपको बताती है कि ग्रोथ रेट कितनी होने वाली है, कितनी जॉब्स हैं, क्या प्राइजेस होने वाले हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ने वाला है, बीओपी डेफिसिट में तो नहीं है, और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में।
स्कोप को आगे बढ़ाएंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखो किस किस की बात की गई है। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअल नहीं करता, एग्रीगेट लेवल पे किया जाता है ये, ठीक है। तो एग्रीगेट लेवल पे जो करते हैं तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ये पूरी कंट्री को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी होती है, यूज़ ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो वेरिएबल को कांस्टेंट लेते हैं, और जब मैक्रो की स्टडी करते हैं तो माइक्रो को कांस्टेंट रखते हैं। इंटर रिलेशनशिप बात करते हैं, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर को लेके होती है। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, वर्किंग एंड इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर काम करता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी सॉरी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, डिटेल में मैंने बताया हुआ है, उसको गो थ्रू ज़रूर करके जाना, पेपर में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। फिर इन्होंने बोला है 4th पॉइंट के अंदर कि ये गवर्नमेंट के पॉलिसी को अनएम्प्लॉयमेंट को जस्टिफाई करता है। मैक्रो एक फ्रेमवर्क देता है, एक ब्लूप्रिंट देता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट बनाती है 5th-6th पॉइंट में लॉन्ग रन की कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ यूज टू सॉल्व, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होती है। देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम, मॉनिटरी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, डिसइक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब की स्टडी के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज़ करते हैं, नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टूल टू अंडरस्टैंड वाई क्यों इकोनॉमिक की स्मूथ ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। फिर आगे देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी ब्रिंग्स बैलेंस इन द इकोनॉमिक रिलेशन। जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है ये इकोनॉमिक रिलेशन में बैलेंस बना के रखती है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टॉक और फ्लो, जस्ट समझ लेना, इसको मैं आपको जस्टिफाई करती हूँ। स्टॉक होता है एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट जो कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में जस्टिफिकेशन किया जाता है एक डेट में, जबकि फ्लो होता है पीरियड ऑफ टाइम में जो आपको मेज़र किया जाता है वो होता है फ्लो, और जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है वो होता है आपका स्टॉक, ठीक है। जैसे कि स्टॉक हो गया, ये आपको देखो आपको जस्टिफिकेशन मिलेगी कि ये डेट के हिसाब से, फ्लो एक क्वांटिटी मेजर्ड है जो कि पर आर के हिसाब से मेज़र किया जा सकता है या पर वीक के हिसाब से मेज़र किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द अमाउंट ऑफ वाटर, अब पानी कितना टब में भर रहा है वो तो मैं एक स्पेसिफिक टाइम के बाद बताऊंगी ना, 5 मिनट के बाद ये इतना भर गया, 10 मिनट के बाद, अब वो फ्लो में है, वो चल रहा है तो मैं कैसे बता दूंगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जितना वो भर रहा है पानी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये स्टॉक है, और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लो है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, सम एग्जाम्पल्स, कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं फ्लो वेरिएबल्स। ये स्टॉक वेरिएबल्स हैं और ये फ्लो वेरिएबल्स हैं। देखो ये स्टॉक वेरिएबल्स हैं, जैसे पर्सन की वेल्थ, बैलेंस शीट, सप्लाई ऑफ मनी, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेंट्रीज, एक टाइम के बाद ही आप बता सकते हो। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्पेंडिंग ऑफ मनी, कितना मैं खर्च कर रही हूँ, इन्वेंट्री में कितना बदलाव आ रहा है, सेविंग कितनी, इन्वेस्टमेंट कितनी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये है मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। नेक्स्ट देखो, इसके बीच में डिफरेंस भी अच्छा रहेगा अगर आप लोग एक बार जस्टिफाई कर लोगे। स्टॉक कैन चेंज ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लो, ये देखो ये इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक बदलता है जब फ्लो बदलता है। बेस्ट एग्जाम्पल के लिए आप बोलो तो स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज करता है ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सेस ऑफ फ्लो, जब स्टॉक बढ़ता है तभी फ्लो बढ़ता है, ये बोल रहे हैं ये।
स्टॉक के बढ़ने या घटने पे फ्लो भी बढ़ता है और घटता है। फिर इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, स्टॉक और फ्लो के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो फ्लो होता है कैन मे बी इन्फ्लुएंस बाय चेंजेस इन स्टॉक, they will not be so influenced by changes in stock in short run. शॉर्ट रन की वजह से नहीं होता। स्टॉक कैन एग्जर्ट एन इन्फ्लुएंस, स्टॉक पे जो भी फ़र्क पड़ता है वो लॉन्ग रन की वजह से होता है। समझ गए? इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब दो चीज़ें बिल्कुल ही सेम बैलेंस हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको क्या हो, देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन होती है इन विच फोर्सेस वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर इन बैलेंस एंड देयर, इसको इधर कर लेते हैं, देयर इज़ नो इन बिल्ट टेंडेंसी टू डेविएट फ्रॉम इट्स पोजीशन। देखो यहाँ पे बोल रखा है इक्विलिब्रियम एक ऐसी पोजीशन हो गई जो कि आपको बताएगी अपोजिट डायरेक्शन के बारे में, बैलेंस के बारे में बताएगी इक्विलिब्रियम। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो इट इज़ एक्सप्रेस एज अ स्टेट ऑफ नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो डिसइक्विलिब्रियम होता है वो आपको क्या बताता है? डिसइक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है इज द स्टेट इन विच अपोजिट फोर्सेस प्रोड्यूस इम्बैलेंसेस। अपोजिट फोर्सेस की वजह से जब कुछ भी इम्बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस बना रहा, तो वो इक्विलिब्रियम, और जब बैलेंस ख़राब हो गया, बैलेंस नहीं बना, तो वो डिसइक्विलिब्रियम। पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या है? जब the analysis of a part of an economy isolated and insulated through assumptions from the influence of changes। मतलब जब हम मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहे हैं आपसे कि the analysis of a part of an economics isolated and insulated through assumptions from the influence of changes in the rest of the economy। थोड़ा बहुत चेंजेस आता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, व्हेन अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक फिनोमिना इज एनालाइज्ड इन आइसोलेटेड ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, बदलाव आए तो उसको कहते हैं हम पार्शियल इक्विलिब्रियम। जहाँ पे हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं डिमांड और सप्लाई में, आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं व्हेन ऑल अदर वेरिएबल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइजेस, जनरल इक्विलिब्रियम आपको ये बताता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड रियलिस्टिक रिव्यू बताता है ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की, जो हकीकत है सिस्टम, एंड फोकसेस ऑन द साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द मार्केट। पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर फोकस करते हुए बताता है, वो जनरल इक्विलिब्रियम है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल इक्विलिब्रियम के नेचर पे बेस्ड होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेथड हैं। स्टैटिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस कौन सी होती है? जिसमें चेंजेस नहीं आते, जो कि स्टॉक की तरह काम करती है। व्हेन इकोनॉमिक फिनोमिना इज स्टडीड अंडर स्टैटिक कंडीशन, जब स्टैटिक कंडीशन में चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है, चेंजेस को, पैसेज ऑफ टाइम को इग्नोर किया जा रहा है, वो स्टैटिक एनालिसिस है। और इसके इम्पॉर्टेंस क्या है कि दिस काइंड ऑफ अप्रोच टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एसेंशियली अ थ्योरेटिकल अप्रोच। ये थ्योरेटिकल अप्रोच की तरह काम करती है। स्टैटिक एनालिसिस कैन identify position, equilibrium position, and describe in general terms how the system will move to this position step by step, period by period। इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जबकि डायनेमिक एनालिसिस रियलिटी को शो करती है, ये बताती है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद कितने चेंजेस आएंगे। For a realistic study of economic movement and for policy recommendation, we require information regarding the whole path of progress। पूरी की पूरी वन पोजीशन से इक्विलिब्रियम से लेके दूसरी पोजीशन तक पूरी डायनेमिक एनालिसिस बताती है। फिर देखो नेक्स्ट क्या बताता है? कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस क्या बताती है? जैसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि हम इसके अंदर बात करते हैं
कि जो पोजीशन है दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू टेक्निक ऑफ एनालिसिस विच इकोनॉमिस्ट एम्प्लॉय फॉर कंपेयरिंग पोजीशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। देखो जैसे कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो कंपेयर करेंगे एक इक्विलिब्रियम को दूसरे इक्विलिब्रियम से, तो उस सिचुएशन ऑफ टाइम में हम कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आ गई आपकी कंक्लूजन में बताएंगे कि कंपैरेटिव स्टैटिक जो होती है ना, वो एक तरीके से गैप को भरती है। जैसे कि डिसइक्विलिब्रियम स्टेजेस आएंगे जिसमें इम्बैलेंसेस आएगा, और एक इक्विलिब्रियम स्टेज होगी जिसमें बैलेंस होगा, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको जस्टिफाई करती है कौन, आपकी कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टैटिक ब्रिज। नेक्स्ट देखो इसमें इम्पॉर्टेंट आपको क्या क्या मिल गया। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको डिफरेंस करो, एक्सप्लेन करो स्टॉक और फ्लो को, और वो कौन से मेथड्स होते हैं जो कि इम्प्लॉय किए जाते हैं इकोनॉमिक्स के द्वारा, ताकि आपका एनालिटिक पर्पस निकल सके मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ डन, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं पूरी कंट्री की इनकम को, और हम ये बताते हैं कि पूरी इकोनॉमी जो होती है उसमें कितना गुड्स फ्लो हुआ, कितनी इनकम आई, कितनी इनकम जनरेट हुई, सारी गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो जीडीपी के अंदर आ जाता है। अब जीडीपी के अंदर सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम में सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होगा। ये सब डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखो इसमें कितने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बताता है नेशन की टोटल इनकम क्या है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये लेवल ऑफ प्राइसेस को जस्टिफाई करती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन सी होती है, ये बताती है फ्रैक्शन ऑफ वर्कर हु आर अनएम्प्लॉयड। ये वो सारी चीज़ें बताती है कि कितने लोग आज की डेट में अनएम्प्लॉयड हैं, उस सब को बताती है आपकी कौन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताता है, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें ये बताता है कि कितना सम टोटल है, हट जा भाई। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये बताता है कि कितना सम टोटल है मार्केट वैल्यू का, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑन अ जियोग्राफिकल और डोमेस्टिक टेरिटरी। एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए, कितनी फाइनल वैल्यू है, वो होती है मेरी जीडीपी। तो मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जितनी मेरी रेजिडेंट कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो, प्लस इनकम अर्नड इन कंट्री बाय फॉरेनर। अब इसके अंदर देखो क्या क्या आ गई, वो भी इनकम आ गई जो कि फॉरेनर्स करते हैं, उसमें से हम जितनी इनकम फॉरेनर ने हमें अर्न करके दी और जितनी इनकम हमारी कंट्री से बाहर गई, उनका भी ट्रीटमेंट हमारी नेशनल इनकम के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट देखो, देयर आर 2 ways टू व्यू जीडीपी। 2 तरीके होते हैं जीडीपी को देखने के। इट इज़ द सम टोटल ऑफ एवरीवन्स इनकम इन इकोनॉमी, और इट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर। देखो एक तो हम बोल सकते हैं टोटल इनकम, एक हम बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया गया। दोनों ही सूरतों में वो जीडीपी कहलाती है। फिर आगे देखो, how GDP measure both the economic income and expenditure on its output. The reason is that these two quantities are actually the same. GDP दोनों ही क्वांटिटी में मीन्स इनकम के बेसिस पे आप मेज़र करो या एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आप मेज़र करो, ये दोनों ही एक रिज़ल्ट देती है। देखो अब सबसे पहले ये समझना, ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले टोटल वैल्यू निकाली जाएगी गुड्स और सर्विसेज की, उसके बाद जीडीपी मेज़र की जाएगी, उसके बाद रिगार्डिंग द इन्वेंट्रीज प्रोडक्शन फॉर इन्वेंट्री इंक्रीजेस द जीडीपी, कितनी बढ़ी कितनी घटी। उसके बाद इमीडिएट गुड्स,
इमीडिएट गुड्स की वैल्यू को ऐड किया जाएगा ताकि डबल काउंटिंग सिस्टम ना हो। इमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स समझते हो, जैसे कि मान लो मुझे बनाने हैं बिस्किट्स, तो बिस्किट को जो मैन्युफैक्चरिंग की वो है इंटरमीडिएट गुड्स, और उस गुड्स में और भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग अभी होनी बाकी है, फाइनल बनने बाकी हैं, तो वो आएगी आपकी इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाउसिंग सर्विस एंड अदर कंप्यूटेशन। और कौन कौन सी सर्विस आती है इसके अंदर, और कौन कौन सी आपकी डीलिंग आती है। देखो हाउसिंग सर्विस एंड अदर इम्प्यूटेशन भी कैलकुलेट की जाती है आपकी जीडीपी के अंदर। ऑल्दो मोस्ट गुड्स एंड सर्विस आर वैल्यूड, बहुत सारी गुड्स और सर्विस को वैल्यू किया जाता है मार्केट प्राइस में। सम आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट प्लेस, कुछ को तो नहीं बेचा जाता, कुछ को तो हम सेल्फ ओन्ड पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी जीडीपी में से हम हटा देते हैं। ठीक है। फिर रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपकी मदद करेगी, जीडीपी आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, हमारी कंट्री की इनकम को जनरेट करने में, नेशनल इनकम में। तो इन्होंने कहा कि जीडीपी को ना 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, एक तो नॉमिनल जीडीपी, एक रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी करंट जीडीपी होती है, और जो रियल जीडीपी है ना, ये जो रेड लिखा हुआ है, ये रेड नहीं है, ये रियल जीडीपी है। तो जो रियल जीडीपी होती है ना, ये कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेजर्ड यूजिंग अ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस। कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस मींस कांस्टेंट रखा जाता है, फ्लक्चुएशन नहीं होती, तो वो रियल जीडीपी कहलाती है, और जो करंट मार्केट प्राइस पे होती है वो नॉमिनल। जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले से, जो कि होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी को आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो नॉमिनल जीडीपी है उसको एक फॉर्मूले से भी डिराइव कर सकते हो, कि जैसे कि आपका रियल जीडीपी का ये फॉर्मूला हो गया, नॉमिनल जीडीपी का क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो नॉमिनल जीडीपी आ जाएगी। तो एक ही मेथड से इन्होंने और भी सारे बताए हुए हैं। दूसरे भी तरीके हैं मेजर करने के नेशनल इनकम को। तो जीएनपी मैंने देखो डिटेल लेक्चर में इसको अच्छे से प्रोवाइड किया है, तो उसको पहले अच्छे से गो थ्रू करना, फिर रिवीजन करना। जीएनपी के अंदर जब हमने जीडीपी वैल्यू निकाली गुड्स और सर्विसेज की, उसके अंदर से जब मैं क्या करूँगी, फैक्टर पेमेंट्स को प्लस कर दूँगी, जो कि मेरी पेमेंट है, और फैक्टर पेमेंट जो मैं बाहर कर रही हूँ, जो मुझे मेरी कंट्री के अंदर मिल रही है, बाहर के लोगों ने, इंटरनेशनल लोगों ने मुझे पेमेंट करी है, वो हो गई मेरी फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। और जो मैं बाहर कर रही हूँ पेमेंट, इंटरनेशनल पीपल को बाहर पे कर रही हूँ, तो वो मेरी माइनस हो जाएगी। जिस वर्ड को हम नेट फैक्टर इनकम, वेट अ सेकेंड, जिसको हम नेट फैक्टर इनकम के नाम से भी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करते हैं और फैक्टर पेमेंट टू अब्रॉड माइनस कर देते हैं। फिर आ जाता है इसमें नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम मीन्स जीडीपी निकल गई तो उससे डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, जीएनपी निकल गई, अभी जीडीपी सीखा, जीडीपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ट्रीट कर लो, और उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो वो एनएनपी हो जाएगी, और एनएनपी में से टैक्सेस को माइनस करोगे तो नेशनल इनकम हो जाएगी। पर्सनल इनकम कौन सी होती है, जब नेशनल इनकम में हम डिविडेंड, गवर्नमेंट ट्रांसफ़र, पर्सनल इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं तो वो मेरी पर्सनल इनकम कहलाती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जब मैंने पर्सनल इनकम निकाल दी, उसमें से मैं पर्सनल टैक्सेस और नॉन पेमेंट माइनस कर दूंगी, तो वो मेरी कहलाएगी आपकी क्या, पर्सनल इनकम कहलाएगी। नाउ देखो द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट्स जीडीपी के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी क्या हो गई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। 2 सेक्टर के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों की बात करते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब 3 सेक्टर होते हैं तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर, और जब 4 सेक्टर की बात होती है तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। और अगर आपको इसके डिटेल लेक्चर में जाना है तो मैंने 2, 3, 4 डिटेल में करा रखा है, आप लोग उसको गो थ्रू करो, अभी जस्ट रिवीजन कर रहे हैं ना। अब इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। ये
कंजम्पशन क्या कहता है, कंजम्पशन कर्व बताता है C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई। ये आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, पहले ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन को डिफाइन करती है कि आपकी इनकम कितनी भी हो, इनकम कम होने की वजह से आपका, जैसे इनकम मान लो मेरी ज़ीरो इनकम है एज अ स्टूडेंट, सपोज़ आई एम अ स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी इनकम ज़ीरो है, मेरी इनकम ज़ीरो है, स्टिल आई एम कंज्यूमिंग समथिंग, तो जो मेरी नेगेटिव इनकम होती है, नेगेटिव सेविंग होती है, उसको ही हम बोलते हैं डेल्टा सी, जो कंजम्पशन होती है। फिर ये एक चार्ट, एक डायग्राम है, इसको ज़रूर से करके जाना इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है कंजम्पशन को ना हम 3 कैटेगरी में, ड्यूरेबल गुड्स को हम 3 कैटेगरी में डालते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विस। ड्यूरेबल गुड्स कौन से हो गए, जो कि 1 साल तक चलते हैं, लॉन्ग 1 साल से ज़्यादा चलते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि एक बार हमने कंज्यूम किया और ख़त्म किया, जैसे कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स दैट लास्ट ओनली शॉर्ट टाइम। सर्विस कौन सी होती है, जो कि हमने कंज्यूम की, जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, वो टाइप की होती है। इन्वेस्टमेंट को देखो आप, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कहीं मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, कहीं मैंने पैसा लगाया, वहाँ से मुझे रिटर्न की उम्मीद है, तो वो हो जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट। और सेविंग में जिन पैसे के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट रिटर्न की उम्मीद नहीं होती, वो होती है सेविंग, जो मेरे हाथ में पैसा है। इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है इन्होंने, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या क्या है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जब मैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी में खर्च कर रही हूँ, रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट में मैंने घर पे खर्च किया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में मैंने इन्वेंट्री को बढ़ाया, तो इन्होंने FR के नाम से उसको बता दिया। फिर रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये है क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जस्टिफाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करके नीचे डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट परचेजेस, जी गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट क्या एक परचेज कर रही है, गवर्नमेंट जितने खर्चे कर रही है उसमें से ट्रांसफ़र पेमेंट को माइनस कर दो तो गवर्नमेंट की परचेजेस आ जाएगी। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट वो फ़र्क होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में, नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में इन्होंने क्या बोल रखा है, कंजम्पशन के अंदर इकोनॉमिक ग्रुप दैट मेक द एक्सपेंडिचर, एक वो लोग, कंजम्पशन कौन करता है, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड करते हैं, किस किस में खर्चा करते हैं, खाने में, कपड़े में, घर में। इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो बिज़नेस फर्म करती है, किस में खर्च करती है, प्लांट एंड मशीनरी में, इन्वेंट्री के अंदर। गवर्नमेंट परचेजेस कौन करता है, गवर्नमेंट परचेज या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या लोकल गवर्नमेंट करती है, किस में खर्चा करती है, डिफेंस के इक्विपमेंट में, सैलरी गवर्नमेंट के ऑफिशियल को देने में या गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने में। नेट एक्सपोर्ट कौन करता है, फॉरेन सेक्टर करता है, वो क्यों करता है, एक्सपोर्ट के अंदर, सर्विसेज के अंदर, ये सब आ जाते हैं आपके इनकम सेक्टर और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। एक होती है रियल फ्लो और एक होती है रियल फ्लो, एक होती है मनी फ्लो। रियल फ्लो के अंदर सिर्फ गुड्स और सर्विसेज ही फ्लो करते हैं, मनी फ्लो के अंदर आपके मनी भी फ्लो करता है। जैसे कि समझो इसको, रियल फ्लो इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है जो कि कौन करता है, हाउस होल्ड और फर्म। और मनी फ्लो क्या होती है, जिसमें मनी की फ्लोएशन आती है, जो कि कौन करता है, अगेन हाउस होल्ड और फर्म। अब इसमें 2 सेक्टर की बात की गई है, फैक्टर इनकम, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, उसको गो थ्रू करना, क्योंकि ये शॉर्ट में अगर पढ़ा दूँगी तो शॉर्ट में रिवाइज़ कर लोगे, इसको शॉर्ट में रिवाइज़ नहीं करना। 3 सेक्टर इनकम, 4 सेक्टर इनकम को डिटेल में पढ़ के जाना है। ये मैंने आई थिंक सो लेक्चर नंबर 1 में प्रोवाइड किया है। तो 2 लेक्चर हमने डिस्कस कर लिए, जीडीपी क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, इन सब की बात करेंगे। अब अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ आया हो तो आप लोग फीडबैक में ज़रूर देना, बिकॉज़ जो भी टेक्निकल ग्लिच आ रहा था उसकी वजह से मुझे ये लेक्चर आप लोगों का ऐसे प्रोवाइड करना पड़ रहा है। मुझे पता है इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, सो आप लोग मुझे फ़ीडबैक जिस हिसाब से दोगे उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगी। तो आप लोग लेक्चर को ज़रूर से फ़ीडबैक देना और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो याद से।
शेयर करो एज मोर एज पॉसिबल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।